Hello students, let's continue Unit 3 Electrochemistry, and today is lecture number 5, and the topics for today's class are variation of conductivity and molar conductivity with concentration. ये NCERT टेक्स्ट बुक का 3.42 टॉपिक नंबर है, और इसी के साथ ही हम जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसी टॉपिक के अंडर में ही आता है, एक लॉ जो है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसको लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, राइट। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, हम पहले बात कर लें। तो कंडक्टिविटी हमने बोला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम कंडक्टिविटी है। अगर सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मीन्स द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाई 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी मीन्स हमने क्या किया है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, और अब हम जो बात कर रहे हैं या ये कहें नंबर ऑफ आयंस को बेसिकली हमने फिक्स कर दिया है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो ये डिफरेंस है कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। फिर हम इसका वेरिएशन देखते हैं विद कंसंट्रेशन, या फिर हम ये कहें डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है। हमने कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में रिलेशनशिप करी थी कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे हम सिस्टम में वाटर ऐड करते जाएंगे, यानी कि डाइल्यूशन हम बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। यू नो दिस थिंग, आप लैब में भी एसिड यूज़ करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, दोनों में डिफरेंस यही होता है कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट कम होता है और डाइल्यूट जितने भी रिएजेंट्स होते हैं या एसिड्स होते हैं उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में वाटर ऐड किया, ठीक है, यानी डाइल्यूशन बढ़ाया, तो किस तरह से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वेरी करती है, राइट। लास्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेयर एज जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं या मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है और दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट हमने क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है कैटायन और एनायन में जिससे मिलकर वो बना हुआ है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन अगर डिसोसिएशन बहुत कम है, 5% से 10% है, यानी अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम आ रही है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एग्जाम्पल हमने किया था एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCN, ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो KCl, NaCl, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से हमने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी, और इसी के साथ साथ हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी बात करी थी, वो दोनों इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। फैक्टर्स हमने पढ़े हैं लास्ट क्लास में कि जो फैक्टर्स अल्फ़ा को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर में जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं वो हैं एक टेम्परेचर और दूसरा है डाइल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फ़ा की वैल्यू या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज करता जाता है। और एक्सपेरिमेंट्स ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि चाहे मोलर कंडक्टेंस हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, बोथ इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, but this variation is different for strong and weak electrolyte. Now we will discuss how the dilution affect strong and weak electrolyte, कि अगर हमने एक strong
इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और उसका वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, हमने पानी ऐड करके वॉल्यूम चेंज कर दिया, वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, डाइल्यूशन मतलब हम वाटर ऐड कर रहे हैं। अब जब हम वाटर ऐड करते जाएंगे एक सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। तो हमने वॉल्यूम में चेंज भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। पानी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। तो हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, और डाइल्यूशन से हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी। अब यही चीज़ जो है, और अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वो इंक्रीज़ करेगा, राइट। अब हम इसी वेरिएशन की बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा कि वेरिएशन किस तरह से हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी का या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन, राइट। या इसको हम डाइल्यूशन के टर्म में बोल दें, कंसंट्रेशन ना बोलें, डाइल्यूशन के साथ, कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हमने कहे KCl, राइट, जिसमें केटायन क्या होगा, K+ और Cl- एनायन होगा, या फिर NaCl। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक और प्रॉपर्टी क्या है, इनका आयोनाइजेशन 100% हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% हम बोल रहे हैं, यानी ये अपने आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। जब हम इनके एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होता है वो क्या करेगा, कैटायन और एनायन को सेपरेट कर देगा, इसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा, और कैटायन और एनायन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा, और वो सोल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन के फॉर्म में अब एग्जिस्ट करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो चुके हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुके हैं, आयंस के फॉर्म में आ चुके हैं, जितने आयंस बनना थे उतने आयंस वहाँ पे बन चुके हैं, राइट। तो अगर कंसंट्रेशन बहुत लो भी है, कंसंट्रेशन लो का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अगर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो भी क्या होगा, उनका कंडक्टेंस हाई होगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होकर जितने आयंस प्रोड्यूस कर सकते थे उतने आयंस उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, और लो कंसंट्रेशन पे, यानी डाइल्यूशन ना भी अगर हम इंक्रीज करें, यानी वाटर हम सिस्टम में ना भी ऐड करें, तो भी क्या होगा, उनका कंडक्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई होगा। तो क्या डाइल्यूशन अब कंडक्टेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा? मतलब जितने आयंस आना थे उतने आयंस तो आ चुके हैं, अब कोई फर्दर डाइल्यूशन बढ़ाने से कोई नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है, डिसोसिएशन तो बढ़ेगा नहीं, अल्फा तो ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, आयोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या वाटर को ऐड करने से कंडक्टेंस पे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली नॉट। फिर कैसे डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस अफेक्ट करता है? तो इस चीज़ को समझिएगा। सपोज़ हमने ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाया है और इस बीकर में ले रखा है, राइट। NaCl का बनाया था या KCl का बनाया था। अब इसके अंदर हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, राइट, यानी कैटायन और एनायन रैंडमली पड़े होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हमने इसमें वाटर ऐड किया, यानी हमने डाइल्यूशन इंक्रीज़ किया, तो अभी क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनके बीच में वॉल्यूम कम है, तो अभी भी वो बहुत पास पास होंगे, ठीक है। और अगर पास पास होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर वो अट्रैक्ट हो सकते हैं तो वो पूरी तरह से कंडक्टेंस में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने वाटर ऐड किया इस सिस्टम में, तो वाटर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आयंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उनके बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होंगे। और अगर आयन एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी उस पर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस काम ना करें,
तो वो कंडक्टेंस में अपना पूरा रोल प्ले करेगा। और वहीं से हमारा सेकेंड लॉ की लैंग्वेज भी आना स्टार्ट हो रही है कि कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलरॉश ने लॉ दिया था और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स की बात करी थी कि हर आयन इंडिपेंडेंट हो जाता है, उस पर किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगता है और वो पूरी तरह से कंडक्टेंस में अपना रोल प्ले करता है या कंट्रीब्यूट करता है कंडक्टेंस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं यानी कि हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली डाइल्यूशन से आयंस के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। और सारे आयंस इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन में माइग्रेट करेंगे और कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली वाटर करेगा, क्योंकि हम वाटर इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन कैसे होगा अगर हम डाइल्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ठीक है। और जब हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी तो हमने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इस्टेब्लिश होता है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आती है, यानी बहुत सारा एसिटिक एसिड अगर हमने उसका सोल्यूशन बना भी लिया तो उसके अंदर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा होगा, यानी उसका डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा। और क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम क्या करें, उसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू करें। तो वाटर ऐड करने से यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा? डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी अगर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसके अंदर हम पानी डालते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता जाएगा। और फिर हम बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ कंसंट्रेशन एकदम ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यानी हम पानी ऐड करते करते उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले गए हैं। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, राइट। उस पॉइंट पे क्या होगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% हो जाते हैं डिसोसिएट, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अब हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए। यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चाहे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही क्या होते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, कंप्लीटली आयोनाइज हो गए। और कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या हुआ कि 100% डिसोसिएशन हो चुका है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ऐसे भी हो जाता है पूरी तरह से डिसोसिएशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जो है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जाके पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास एक टर्म होना आया इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हमें उसे समझना पड़ेगा कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। तो कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, ठीक है, जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है दोनों ही इंक्रीज करते हैं विद डाइल्यूशन एंड they reaches to a maximum or limiting value which is called infinite dilution, right। तो infinite dilution के लिए हमने एक और वर्ड यूज़ किया, क्या? limiting value। एक लिमिट पे पहुंच जाते हैं, यानी उसके बाद फर्दर क्या होगा, कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब उस लिमिटिंग वैल्यू को वो अप्रोच कर लेते हैं, दैट कंडीशन इज ओनली कॉल्ड इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक। अब हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर हमें डिनोट करना हो या रिप्रेजेंट करना हो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं? अपर केस लैम्डा और उसमें स्मॉल m बनाते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस। अब हमें इसी को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉट या 0 लगा देंगे और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लैम्डा m नॉट,
राइट अब ये नॉट या ज़ीरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम ये कहें ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़ीरो। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। तो इन दोनों सिंबल्स में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये दोनों सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, लेकिन ये मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो और व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू अ लिमिट, एक सर्टेन पोजीशन या पॉइंट पे पहुंच चुका है। इसी तरह से जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा ई इज़ फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन दे रखा हो वहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब हम लिखेंगे लैम्डा ई नॉट, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये सारी वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमारे पास HCl का सोल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं 0.05 मोलर। अगर हमारे पास ये है 0.05 मोलर HCl का सोल्यूशन है, राइट, और तो हमने इसके मोलर कंडक्टेंस की बात करी तो ये आ जाएगा लैम्डा m और इसकी वैल्यू होती है 399.09, राइट, और कितने टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन पे। लेकिन यही अगर हमारा HCl का सोल्यूशन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर हो तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, 0.05 मोलर है, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया HCl का, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको अब हम लैम्डा m नहीं बोलेंगे, दैट विल बी लैम्डा m नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 426.16, राइट। यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट तो जो भी मोलर कंडक्टेंस की आएगी वो रहेगी। वैल्यू का डिफरेंस देख लीजिए कि हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या आ रहा है, जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज होकर आ रही है, और सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ ये होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और 0.05 मोलर अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, इधर लिख लेते हैं 0.05 मोलर एसिटिक एसिड अगर हमारे पास है, राइट, तो हम बात करेंगे इसके मोलर कंडक्टेंस की। इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो लैम्डा m की हम बात करेंगे, और ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 7.4, राइट, और यही अगर कंसंट्रेशन ज़ीरो जा रहा है यानी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, तो जब ज़ीरो कंसंट्रेशन की बात होगी तो सिंबल क्या आ जाएगा, लैम्डा m नॉट, और लैम्डा m नॉट जो आता है, आप वैल्यू में डिफरेंस देखिएगा, 390.68 इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, जो इनिशियली हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो ही चुके हैं। वाटर ऐड करने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस वाटर ऐड करने से क्या होगा, आयंस के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो और कम हो जाएंगे, और आयंस के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, और आयंस बहुत अच्छे से कंडक्टेंस में फिर कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन स्टिल यू कैन सी कि देयर इज़ नॉट सो मच डिफरेंस, और उसका रीज़न क्या है अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि HCl जो है जितना आयोनाइज होना था वो लो कंसंट्रेशन पे ही उतना आयोनाइज हो चुका है, और जितना कंडक्टेंस उसे देना था वो उतना कंडक्टेंस दे चुका है। लेकिन आप एसिटिक एसिड को देखिए, 0.05 मोलर एसिटिक एसिड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.4, और ज़ीरो कंसंट्रेशन पे कितनी वैल्यू है, 390.68, बहुत डिफरेंस है यहाँ और यहाँ में। तो जो वेरिएशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कंडक्टिविटी की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की इंक्रीज करती है। ये अलग बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कम इंक्रीज करती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, कई टाइम ज़्यादा है जो इंक्रीज हो रहा है। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस किसने किए, ये सारे कंक्लूजन्स किसने किए, तो ये साहब हैं कोलरॉश, जिन्होंने सारे कंक्लूजन्स दिए थे कि
किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशंस आते हैं। और फिर उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, और इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी को हमने लिमिट कर दिया, यानी हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले जा रहे हैं और ये अज्यूम कर रहे हैं कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, पूरी तरह से आयोनाइज होके कंडक्टिविटी में, कंडक्टेंस में अपना रोल प्ले कर रहा है। इस लॉ को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द कंसंट्रेशन approaches to 0। और डेल्टा एम नॉट की अगर हम बात करें दैट विल बी इक्वल टू द कंडक्टेंस produced by all the cations and anions, all the cations and anions of electrolyte at concentration is equal to 0. Let's talk about Kohlrausch law of independent migration of ions. ये लॉ बहुत लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी भी है। हम इसको समझ समझ के करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जितना भी अभी हमने वेरिएशन की बात करी थी उसी वेरिएशंस को ही कोलरॉश ने एक लॉ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सब देखिएगा आप वही लॉ की लैंग्वेज में आएगा। क्या कह रहा है ये लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अब आई होप इन्फिनाइट डाइल्यूशन की मीनिंग आपको क्लियर है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन वेयर डिसोसिएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो ही जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी पूरी तरह से हुआ है, यानी पूरा का पूरा 100% हम ये मान के चल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो चुका है या डिसोसिएट हो चुका है। और अगर 100% तक वो आयोनाइज हो गया है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? ऑब्वियसली बात है, अल्फा की वैल्यू आएगी 1। या हम फिर इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया है? 0। ठीक है ना? तो फिर से पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन where dissociation for all electrolyte is complete including weak electrolyte, that is alpha is equal to 1, and where all interionic effects are disappeared। आयंस के बीच में जो सेम आयंस होंगे उनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, और जो अपोजिट आयंस होंगे उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। लेकिन हमने डाइल्यूशन इतना कर दिया है, यानी हमने इतना पानी उसमें ऐड कर दिया है कि आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, और जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो जो आयंस के बीच में आयनिक इफेक्ट्स आ रहे थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं या डिसअपियर हो गए हैं। तो वेयर ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन आयंस, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। अब उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लग रहे हैं, तो हर आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में या माइग्रेट करेगा एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। और इसी को हम बोलते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। तो आई होप अब आपको लॉ की लैंग्वेज से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे क्या बात हो रही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी जो आयन है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका है, उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लग रहा है, और वो आयन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है सोल्यूशन में या माइग्रेट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द टोटल मोलर conductivity. So this is Kohlrausch law of independent ionic migration, which is also called law of limiting molar conductivity। यानी हम एक इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है उसकी जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे करेंगे जहाँ कंसंट्रेशन 0 है। तो आई होप दिस लॉ इज क्लियर टू यू कि Kohlrausch law of independent ionic migration क्या कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एम नॉट या डेल्टा नॉट एम, और NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होगा तो आयंस कौन कौन से देगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो जितना भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आएगा NaCl का दैट विल बी इक्वल टू द
मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन जो हमारा होगा Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट और Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो लैम्डा लिखा है वो स्मॉल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लैम्डा लिखा है वो बिग लिखा है। यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम ये अपर केस लैम्डा यूज़ करेंगे, और जब हम इंडिविजुअल आयंस की बात करेंगे तो हम ये लोअर केस लैम्डा यूज़ करेंगे। और दिस इज़ लैम्डा नॉट Na प्लस है जो कैटायन था, या लैम्डा Na प्लस और नॉट, और लैम्डा नॉट Cl माइनस, क्लोराइड आयन आ जाएगा। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस जो आएगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द molar conductance produced by total cations and total anions in the electrolytic solution। अब यही solution अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड का हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, लैम्डा नॉट M और BaCl2 बेरियम क्लोराइड का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन, तो लैम्डा नॉट और Ba2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है, प्लस क्या होगा अभी यहाँ पे, दिस विल बी 2 क्लोराइड के आयंस हैं। तो जब हम इसको अब लिखेंगे तो सिर्फ लैम्डा नॉट Cl नहीं होगा, ये लैम्डा नॉट Cl नहीं होगा, दिस विल बिकम 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl या 2 लैम्डा नॉट Cl। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमने लिया है जहाँ पे 2 कैटायन या 2 एनायन आ रहे हैं तो फिर हम ये 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस इतना होगा और 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के लिए हम इस तरह से लिखते हैं इसको। कोलरॉश का एक और भी ऑब्जर्वेशन था कि अगर हमारे पास कोई 2 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसमें कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें NaCl और KCl, तो यहाँ पे एनायन कॉमन है ClCl, ठीक है। तो अगर कोई 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें कोई भी आयन कॉमन है, चाहे वो एनायन हो और चाहे वो कैटायन हो, तो डिफरेंस जो होगा बिटवीन मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स containing common ion should be equal to the difference in molar conductivities of ion which are not in common। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में लिखें कि अगर हम डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखे हैं AB और उसका ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, राइट। और एक आयन कॉमन ले लेते हैं, कैटायन कॉमन ले लेते हैं AC, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब इस वेरिएबल्स को आप कैसे रीड करेंगे, दिस इज़ जो इलेक्ट्रोलाइट है AB उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है, और AC इलेक्ट्रोलाइट है हमारा उसका भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है, और इन दोनों का डिफरेंस हम निकालना है। तो हमने कहा कि डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस विच आर नॉट इन कॉमन, यानी दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अब हम स्मॉल लैम्डा से लिखेंगे क्योंकि इंडिविजुअल आयंस की जब भी बात करते हैं हम कंडक्टेंस की तो स्मॉल लैम्डा यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से आयंस हैं जो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो B है, B माइनस है बेसिकली, और लैम्डा नॉट है ये, और माइनस लैम्डा नॉट और C, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या होगा जब इसका डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे भी A पॉजिटिव आएगा और यहाँ माइनस जो है वो क्या आएगा, A पॉजिटिव आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो डिफरेंस इन मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ आयंस विच आर नॉट इन कॉमन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, और इस लॉ के एप्लीकेशन भी हैं जो अब हम एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।